हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले कुछ टर्म है जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो ये टर्म आप देख लो क्या क्या हैं। आपको शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये दो टर्म पूरे क्वांटम नंबर में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब आगे आपके जीवन में यूज़ होते जाएंगे, अब जब जब केमिस्ट्री उठाएंगे। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक जनरल सा बताती हूँ कि ऑर्बिट ऑर्बिटल क्या है, मैं क्या समझ रही हूँ, फिर आप रटते रहिए आपको कौन सी डेफिनेशन अच्छी लगती है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल से अगर हम समझना चाहें तो देखो, अपन को पढ़ किसके बारे में रहे हैं, एटम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको अगर एक जनरल एग्जाम्पल मैं बताऊं ऑर्बिट का, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है आपका स्कूल, दिस इज योर स्कूल। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, ये स्कूल का हो गया गेट। ठीक, तो ये जो स्कूल है आपका, ये स्कूल की पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है, ये पूरा सर्कुलर पार्ट जो स्कूल का दिख रहा है, सर्कुलर नहीं जो भी दिख रहा है, ये हो गया आपका ऑर्बिट। ठीक, अब स्कूल के अंदर जो क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, 9th क्लास, 10th क्लास एंड सो ऑन, ये हो गया ऑर्बिटल। कैसे, देखो, आप इलेक्ट्रॉन और एटम के टर्म में समझिए। ठीक है, ये तो स्कूल और स्कूल का गेट और ये क्लासेस के बारे में मैंने बता दी कि एक स्कूल जो है उसको हमने समझ लिया ऑर्बिट है। स्कूल आपका पूरा स्कूल, मतलब उसकी पूरी बाउंड्री, ठीक है, वो हो गया आपका ऑर्बिट। और उसके अंदर की जो क्लासेस हैं वो हो गई, सॉरी ये क्या है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, तो अब ऑर्बिट होता क्या है, ऑर्बिट जो है अगर एटम और इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझना है अपन को, ठीक, ये आप हो, ठीक है, आपका अगर टाइमिंग आपसे कोई पूछे कि ये बंदा सुबह 8 बजे से 8 AM टू 1 PM कहाँ रहता है, तो ये रहता है इतने टाइम स्कूल में, पहली बात। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, मैंने पहले आपसे पूछी कि ये जो लड़का है वो रहता कहाँ है, 8 to 1 PM कहाँ रहता है। ठीक है, अपना जवाब था वो रहता है कहाँ, स्कूल में। ठीक, अब स्कूल में कहाँ पर, स्कूल में ये रहता है कहाँ पर, क्लास के अंदर। ठीक है, कोई भी क्लास हो सकती है, वो 9th क्लास हो सकती है, 10th क्लास हो सकती है, 11th क्लास हो सकती है, जो भी क्लास हो सकती है। ठीक, ये मैंने आपको बताई। अब देखिए, ये बंदा 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहता है, तो ये जो स्कूल है आपका, ये हो गया आपका ऑर्बिट। इतने बजे आप वहीं मिलने वाले स्कूल में, दो कैसे, ठीक है, अब मिलो कहीं पर भी मिलो, स्कूल में मिलोगे लेकिन। ठीक, तो स्कूल में मिलोगे आप, ये हो गई आपका ऑर्बिट। अब स्कूल में कहाँ पर आप मिलेंगे, स्कूल में तो कहीं पर भी भटकते नहीं रहेंगे, आप मिलेंगे क्लास के अंदर, क्लास हो गई आपकी ऑर्बिटल, और आप हो गए इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट में लिखूंगी आपके लिए, आप चिंता मत करो। ठीक, देखिए, तो अब क्या क्वेश्चन आया कि ये जो लड़का है इसका नाम रख देते हैं पप्पू। ये जो पप्पू है, ये पप्पू भैया 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहते हैं। ठीक है, स्कूल में कहाँ रहते हैं, क्लास के अंदर। तो ये पप्पू एक्चुअली में है कौन, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछे, अब अपन इलेक्ट्रॉन के टर्म में इस चीज को समझ लें। ठीक है, कि क्या होता है, आप जानते हैं कि एटम के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस। करेक्ट बात है, होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पर पप्पू घूमता रहता है या जहां पे पप्पू रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के आजू बाजू वाली जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पे आपका पप्पू रहता है, वो जो है उसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। ठीक, अब
अब मैंने आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था, आपने क्या बोल, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किए थे कि स्कूल में रहता है भाई। अब स्कूल में कहाँ पर रहता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, हमको इतना तो पता है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिस एरिया में, उसको ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ पर है ऑर्बिट में, कौन सी स्पेसिफिक जगह में है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक, बात समझ गए आप? ठीक है, अब इस टर्म में, अब इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल है वो एक्चुअली में क्या होता है? ऑर्बिटल आपका हो सकता है एस पी डी एस। ठीक, ये चीज आपको समझना है कि ये जो है एस पी डी एफ, ये क्या है? ऑर्बिटल है। या अगर आप भूल जाएं तो इसको कैसे याद रख लो, यही 4 क्लास हैं जो आपके स्कूल में लगती हैं और जिसके अंदर आप मिल सकते हो। ठीक है, तो एस पी डी एफ जो है आपकी 4 क्लासेस हैं जिसके अंदर आप रह सकते हैं। ठीक है, और उसके जो आजू बाजू का पूरा सराउंडिंग एरिया है उसको हमने ऑर्बिट कहा था। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू। द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक, तो वो होते हैं आपकी क्या? ऑर्बिट। अब इसे अगर डिफाइन किया जाए साइंटिफिकली आपकी बुक की लैंग्वेज में, तो आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखा रहता है कि इट इज द रीजन। सो ऑर्बिटल को अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं क्लासेस है, कंपार्टमेंट्स है, कुछ भी बोल लो। अगर एक घर की बात की जाए तो घर के अंदर के जो कमरे हैं वो ऑर्बिटल कहलाते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं। तो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर आपके पाए जाने की, आपकी नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो? मैक्सिमम। ठीक, उसे कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कौन कौन से थे मैंने आपको भी बता दिया, एस पी डी एफ। सब स्मॉल में लिखना है, कुछ भी कैपिटल नहीं। एस पी डी एफ जो है वो ये सारे क्या है आपके? 4 ऑर्बिटल हैं। और न्यूक्लियस के बाजू वाले एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है आपका ऑर्बिट। ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो आपकी। ये देखो, ऑर्बिट में आप एक चीज देख पा रहे हो क्या है? सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, सर्कुलर शेप है। इलेप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, अंडे के आकार का। और दूसरा क्या है, अगर ऑर्बिटल की बात करो आप, तो ऑर्बिटल के अलग अलग शेप होंगे। क्यों होंगे अलग अलग शेप? क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्बिटल है। एस अलग होगा, पी अलग होगा, डी अलग होगा, एफ अलग होगा। जब आप इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दे आर हैविंग सर्कुलर पाथ वेयर एज ऑर्बिटल में डिफर इन देयर शेप। ठीक है, किसी का स्फेरिकल होगा, डम्बेल होगा, ऐसे करके आप पढ़ेंगे आगे इस चीज को। ठीक है, अब दूसरा और डिफरेंसेस आप क्या पढ़ सकते हैं कि ये एक ही प्लेन में घूमता है। ठीक है, और जबकि ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक, देखिए समझने का अपना अपना वो है, आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। क्या होता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर, आपको 4 क्वांटम नंबर पढ़ना है। ये 4 क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचे हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट ही बोलते हैं लोग। इंपॉर्टेंट तो हर टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वांटम नंबर बड़ी काम की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। स्टार्टिंग के चैप्टर हैं तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर ये जो है 4 नंबर का सेट है। ओके, सो क्वांटम नंबर मैंने आपको क्या बताया, क्या है? इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सेट है जो कि आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। मतलब कि क्वांटम नंबर जो है आप बोल सकते हो कि एक एटम की कुंडली बता देता है। ठीक है, एटम की कुंडली बता देगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर एटम की एनर्जी, उसका शेप, उसका ओरिएंटेशन, उसका स्पिन, यही पढ़ते हैं क्वांटम नंबर में। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं कौन कौन से? क्लियर है? तो ये एक जनरल थ्योरी मैं पहले बता रही हूँ, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। सो क्वांटम नंबर विल एक्सप्लेन यू द कुंडली ऑफ एटम। सिंपल, एटम की कुंडली अगर जानना हो तो क्वांटम नंबर पढ़ो भैया, क्योंकि इस क्वांटम नंबर के थ्रू ही आप जान पाएंगे कि उसकी एनर्जी क्या है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, स्पिन क्या है। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि क्वांटम नंबर का मतलब क्वांटम नंबर से हम ये सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और वो क्या क्या है? एनर्जी है, शेप है, ओरिएंटेशन है, स्पिन है। किनकी? एटम की। ठीक है, तो अब एटम का पूरा हुलिया जानने का समय आ गया है। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी हुलिया
हम जान पाते हैं। कैसे कैसे हमको पता चलेगा कि एनर्जी कैसे पता चलेगी, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूविंग टू द नेक्स्ट। पहला क्वांटम नंबर आपका जो है उसको बोला जाता है, ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको क्या क्या चीज़ें बताता है। पहला पॉइंट हो गया ये कि पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या एक्चुअली में, पहले तो ये हो गया कि इसको आपका जो सिंबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्मॉल एन है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम क्वांटम नंबर का स्टार्टिंग कर रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि एटम की कुंडली बताएगा, मतलब कि एटम की एनर्जी क्या है, उसको कौन से, उसका शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, स्पिन क्या है। तो वो पहला जो है जो उसकी एनर्जी बताता है, ये बोल सकते हैं अपन को, ये बताता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पिताजी हो गए। ठीक है, जो ये जिनको पता है कि आप घर के कौन से कमरे में हैं। ठीक, तो आपके शेल, जो शेल को बताता है कि ये कौन से पर्टिकुलर शेल में है, ये इसका एनर्जी, क्योंकि शेल जो है वो एनर्जी बताता है। ठीक है, एनर्जी लेवल बताता है, तो कौन से शेल में है ये पता चलता है अपन को किससे, क्वांटम नंबर से। ठीक, एक बात ये हो गई कि क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एनर्जी लेवल बताएगा, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। देखो शेल अगर मैं बोल रही हूँ या शेल बोल रही हूँ, एनर्जी से तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी उसकी, शेल जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ये हैं आपके शेल। ठीक, दूसरी बात और क्या हमको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ये भी बताता है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर शेल। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप देखिए इस चीज को आप समझो ध्यान से, तीनों पॉइंट को समझो आप। पहला पॉइंट तो एन से डिनोट करते हैं, समझने की कोई बात ही नहीं, समझ गई, चलो रटना है, एन से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एनर्जी लेवल को बताता है, ये शेल को बताता है, तो हमने आज तक पढ़ते आए हैं ये एटम का न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाजू वाला सर्कल, ये पहला सर्कल, ये जो है वो कौन सा सर्कल है, के, न्यूक्लियस के जस्ट बाजू वाला के होता है। ठीक, और दूर जाओगे आप थोड़ा, सर्कल के शेप पे मत जाइए आप। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया एल, और फिर एम एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है आपका पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कितनी है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि देखो एल है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली एल में है तो के में भी होगा, एल में है तो हमको पता चल रहा है कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमको दो चीज पूरी क्लियर कर देगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में है, ठीक है, या उसका एनर्जी लेवल क्या है। ऑफ कोर्स जो है के की एनर्जी अलग होगी, एल की अलग होगी, एम की अलग होगी और एन की अलग होगी। ठीक है, कभी भी इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है एटम से बाहर, तो आप पहले ही के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते। सबसे पहले वो क्या करेगा, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के जितने पास रहेगा शेल, उसकी शक्ति उतनी ज्यादा रहेगी। जिस प्रकार से आप घर में रहते हैं तो आप होते हैं शेर, ठीक है, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। जैसे घर से बाहर निकलोगे, जितने दूर दूर जाते जाओगे आपकी एनर्जी लेवल खत्म होती जाएगी। तो न्यूक्लियस हो गई आपकी फैमिली, और आप जितने आसपास हैं अपनी फैमिली के, जितने आसपास हैं अपने घर के, आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो के की एनर्जी ज्यादा हो गई, फिर उससे अगर कंपेयर करेंगे के से, तो एल की थोड़ा कम, फिर एम की और कम, फिर एन की और कम। ठीक है, तो इससे हमको क्या बताया, एनर्जी लेवल भी बता दिया और ये भी बता दिया कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। अब इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल अब जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, और बना देती हूँ आपके लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए। ये चीज को मैं पहले भी ड्रॉ कर चुकी हूँ कि शेल क्या क्या है, के शेल है, एल शेल है, एम में एन। ठीक है, के मतलब की 1, एल मतलब की 2, एम मतलब की 3 और एन मतलब की 4। जब मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, ये तो सीरीज है 1 2 3 4, आराम से याद हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 4 लिखा है वो किसकी वैल्यू है, एन की।
ठीक, n की वैल्यू अगर 1 है मतलब वो कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन के शेल में है। अगर n इज इक्वल टू 2 लिखा है इसका मतलब वो l में है, और अगर 3 लिखा है तो m में है, और अगर 4 लिखा है तो वो n शेल में है। ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल एकोमोडेट कर सकता है, ये हो गया फॉर्मूला 2n² इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किस तरीके से रह सकते हैं, कैसे समझोगे आप, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम के शेल। ठीक, हम बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, 2n² ले सकता है। n अगर मान लो n की वैल्यू, हम मान लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो ये कैसे लिखोगे आप, ये फॉर्मूले में 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब आती है दूसरी बात l की। ठीक, l शेल, l शेल में n की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, तो ये फॉर्मूला के में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 8। मतलब l कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। l के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। ठीक है, अब आया आपका m शेल। m शेल में देखो n की वैल्यू क्या है, m शेल में n की वैल्यू है 3। मतलब कि 2 इंटू 2 सॉरी 2 नहीं 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18। मतलब m के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं। चलो भैया, ठीक, लास्ट है आपका n शेल। n शेल में n की वैल्यू होती है 4। इसका मतलब कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 32। ठीक है, देखो अब यही ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन के भरने का। अगर आपको याद आ रहा होगा, आप 9th वगैरह में पढ़ लिए होगे धोखे से, तो यही ऑर्डर रहता है। 2 8 18 32 रहता है कि नहीं रहता, 2 8 18 32। अब नहीं भी रहता होगा तो हाँ आप बोल रहे हैं तो रहते ही 2 8 18 32। इससे ज्यादा के में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, l में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, m में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, और n में 32 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सीरीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत सिंपल सा, एक दो क्वेश्चन कर लोगे फटाक से याद हो जाएगा, है ही बहुत सड़ा सा इजी है। ठीक है, तो के एल एम एन 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या, n की वैल्यू, खत्म बात। यही है आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कभी भी ये दे तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर देखो कहीं कहीं पे साइंटिस्ट का नाम भी सोमरफील्ड ने दिया था इसको। ठीक है, चलो ठीक है, कोई भी दिया पढ़ लेना, सोमरफील्ड ने दिया। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर अब हमको क्या बताता है, सारे क्वांटम नंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आप याद रखना। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भैया आपको बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिख दे रही मैं, आपको बताता है सब शेल। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, शेल के बारे में, कौन कौन से शेल होते हैं, के एल एम एन होते हैं शेल। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, सब शेल। सब शेल क्या होते हैं, सब शेल से मतलब आप किसको याद रखना, या आप ये भी बोल सकते हो, ऐसे लिख लो याद रहेगा, ऑर्बिटल्स। कौन कौन से थे ऑर्बिटल आपके, एस पी डी एफ, ये आपके ऑर्बिटल्स थे। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, सब शेल्स हो गए। ध्यान से देखिए, एसपीडीएफ सब शेल्स हो गए। अब एक और चीज, अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई कि जिस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। ये स्मॉल एल लिखी हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ना आप समझ लो कि मैडम क्या लिख दिया, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है, जो एल पसंद आ जाए आपको। तो स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एल से। कैपिटल एल लिखोगे गलत हो जाएगा, कैपिटल एल क्या बताता है, शेल को बताता है, स्मॉल एल है। ठीक है, तो एसपीडीएफ तो मेरे सब शेल हो गए। तो मुझे कैसे पता चलेगा किसमें क्या है, देखो जब एल की वैल्यू 0 1 2 3 इस प्रकार रहेगी। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है या एस ऑर्बिटल में।
जब एल की वैल्यू 1 है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पी में। जब 2 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी में। जब 3 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एफ सब शेल में, ये एफ ऑर्बिटल में है, ये है एल की वैल्यू। अब कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे समझ में आए हमको कि कौन कहाँ पर है, मतलब कि ये स्कूल के कौन से कमरे में है, ये कैसे पता चले, ठीक है, कमरा नंबर कौन सा है, ठीक है, कौन सी क्लास में। जैसे कि आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास के कौन से सेक्शन में, ए में हो, बी में हो, डी में, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लिया हमने। और क्या हम बता सकते हैं इसके बारे में, एज्यूमेथल के बारे में। चलो ये भी लिख देते हैं कि जो एल है वो किस पे डिपेंड करता है, एन पे। मैंने आपको बोली सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसकी जो वैल्यू है स्मॉल एल की वो रेंज कैसे करती है, कहाँ से कहाँ तक लिखती है, कि लिखने का तरीका क्या है वो देख लो। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम जीरो टू n-1, ठीक है। ये है इसका, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 0 to n-1, वो भी स्टार्टिंग की 4-5 क्वेश्चन में ध्यान में रखो। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ मैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में है। सब शेल क्या होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब शेल होते हैं, ठीक है। वैल्यू, कुछ वैल्यू दी रहती है। जब एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस अकॉर्डिंग में आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा 0 है मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉन एस के पास बैठा है। अगर एल 1 है तो पी में है, 2 है तो डी में है, 3 में है तो एफ में है, ठीक है। क्योंकि आप साइंस लिए हो तो याद रखना ही पड़ेगा भैया, ऐसे तो है नहीं कि याद नहीं रख सकते, सब याद रहता है आपको। अब n की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, अभी मैंने अपने फॉर्मूले में देखा कि अगर n की वैल्यू क्या है, 1 है, और वैल्यू जो है l की वो क्या होगी उसकी, क्योंकि जो l की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। 0, ये 2 लिखा है, इसको 2 मान लो आप, 0 to n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू जाएगी, एक 0, एक खुद 0 होगा, और क्या होगा n-1 मतलब कि 1, 3 वैल्यू होंगी इसकी, कौन कौन सी होगी, 0, 1, 2, 4 है, कितनी वैल्यू जाएगी, 0, 1, 2, 3, काउंट करो, 4 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4। देखो हर बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, ठीक है, एक वैल्यू होगी, ऐसे तो समझ लो आप। n की वैल्यू अगर 2 है तो आपके पास 2 वैल्यू होंगी, कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से लेकर n-1 तक, तो एक 0 होगा खुद और दूसरा 1 होगा, मतलब इसके एक पहले वाला नंबर कंसिडर कर लो। इसमें भी कितनी वैल्यू होंगी, 3 होंगी, जो 0, 1, 2, 3 वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 4 वैल्यू, ठीक है। तो l की होगी। अगर अब देखो हमको कैसे पता चलेगा कि सबशेल का नेम क्या है, वो पता चलेगा हमको एल की ये सारी वैल्यू देके। अगर 0 है, अब इन दोनों को कंपेयर करते चलो, ऐसे लिखा जाता है, एन की वैल्यू मतलब कि 1 पहले लिखो, नंबर जो दिया है एन को पहले लिखा जाता है, ठीक। दूसरा कौन से सबशेल में है, 0, और 0 के लिए आपने क्या पढ़े हैं, क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे लिख चुके थे स्टार्टिंग में, मैं फिर से लिख दे रही हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए, 0, 1, 2, 3, 0 है मतलब S P D F, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है आपका तो मतलब क्या होगा, S हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 वैल्यू लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले n देखो, पहले अपन को n लिखना है। देखो यहाँ ये कैसे आप याद रखो, पहले आप लिखेंगे, सबसे लिखते समय पहले आप लिखोगे n, फिर लिखोगे l, ठीक। n का नंबर लिख दिए 1, फिर हमने l का देखा कौन सा सबशेल है, वो अल्फाबेट हमने लिख दिए, ठीक। उसी प्रकार से इसके लिए 0 है, 0 है भैया, 0 के ऊपर सबसे पहले 2 लगाना पड़ेगा, पहले n लिखते हैं, ये बताया मैंने, पहले n लिखते हैं, 2 लिख दी मैंने, क्योंकि 0 है तो कौन सा अल्फाबेट लगेगा, s, कॉमा दे दो, ठीक है। फिर से
2 लिखना ही पड़ेगा हमको, हर बार 2 रहेगा ये, क्योंकि ये हेड है प्रिंसिपल, ये इसके लिए भी 2 रहेगा, इसके लिए भी 2 रहेगा, 2। तो ये जो 1 है मुझे बता रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है, p ऑर्बिटल में या p सबशेल में, ये p हो गया। ठीक, दूसरे में आइए। अब 3 वाले केस में पहले मैं 3 लिख लूंगी, 3, 3, 3, 3 3। ठीक है, आप देखते जाओ। 0 है मतलब s, 1 है मतलब कि p, 2 है मतलब कि d है यहाँ पर इसी कंडीशन में। ठीक है, 4 के केस में देखो कितने बार 4, 1 2 3 4, 4 लिख ली मैंने, क्योंकि n जो है सबके लिए 4 ही रहेगा। अब इसके हिसाब से जमा दो, s p d s, 0 1 2 3, इसके लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d, इसके लिए f। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल काउंट करना है, कितने सब शेल हैं अपने पास। यहाँ पर देखो कितना सब शेल दिख रहा है, एक s दिख रहा है मतलब कि 1। यहाँ कितने सब शेल हैं, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, इसी के अनुसार चल रहे हैं। ये कितने हैं यहाँ पर, 4। ठीक है, तो ये तरीका है आपका क्या निकालने का, L निकालने का। मतलब जो L है वो किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन, L डिपेंड्स ऑन स्मॉल n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब एक दूसरे पर डिपेंड करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, कहीं ये तो ये इस टाइप का बुक में चार्ट बना रहेगा इसलिए मैंने आपको बता दी। एक चीज और है कि यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऐसा भी लिखा हो सकता है, नोट पॉइंट में आप लिख लो, L also explains the shape of orbitals। ऑफ कोर्स बताएगा, क्योंकि जब आप SPDF लिख रहे हो तो बताएगा ना, और आपको पता होना चाहिए कि S के लिए क्या है, P के लिए क्या है, D के लिए क्या शेप है। तो S P D, F का शेप अभी तक कहीं पे स्पेसिफाई करके दिया नहीं गया, तो जितना है, जितना मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू। S का शेप होता है स्फेरिकल। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आप देखते जाना स्ट्रक्चर कैसे स्फेरिकल है, गोल सर्कल बनता है। P का शेप होता है डम्बेल। D का शेप होता है डबल डम्बेल। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप आगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ऑल्सो गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये भी दे देता है ये निकालने को, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए, L इज इक्वल्स टू रूट ओवर स्मॉल एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला दिया 2 पाई है ये पाई। ठीक है, L आपका वो शेल वाला L, ये एजीमुथल वाला L। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया गया है आपका। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने बोलता है कहीं पर भी, कोई भी वैल्यू L की दी रहती है, तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज इफ इट इज एस ऑर्बिटल, ठीक है, एक बता रही मैं आपको, एस ऑर्बिटल है, L की वैल्यू, एस ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 0 रहेगी। इसका एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे निकालना हो तो कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l की वैल्यू पता है क्या दी आपको, 0 0 प्लस 1 पुट कर दीजिए, h अपॉन 2 पाई है, इसको यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, h अपॉन 2 पाई जो है सॉल्व करोगे, रूट के अंदर है 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से p ऑर्बिटल के लिए अगर आप निकालते हैं मान लीजिए, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशन आपको सीखना है। l की वैल्यू 1 रहेगी, रूट के अंदर अब 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। ये आ जाएगा रूट 2 h अपॉन 2 पाई। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, h की वैल्यू लिख के, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो कांस्टेंट रहेगी, और 2 पाई की वैल्यू आके। ठीक उसी प्रकार से आप d के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, और आप उसके s के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ये आंसर आ जाएगा आपका किसके लिए, d के लिए। d के लिए आपका आंसर आ जाएगा रूट 6 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, आप खुद सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं। और f के लिए आ जाएगा
12h/2π। ठीक है, वैल्यू बस एल की पुट करते जाना, फॉर्मूला याद रखना, एल इज इक्वल टू एल प्लस 1, ठीक, रूट ओवर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है। सबसे पहली चीज, इसको क्लाउड के अंदर बना दिया जाए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है ये। दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि ये भी एल पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम एल्स, इस तरीके से, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज पढ़ेंगे आप, जीमेन इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ, एम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या क्या होता है ये। तो भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताएगा, हमको क्या बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। मैंने वहां पे आपको बोल दिया था सबशेल्स को आप ऑर्बिटल समझ लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करना पड़ेगा, कितने प्रेजेंट है, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें और क्लियर हो जाए। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर n-1 पर, ठीक है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, अगर आप कभी भूल जाए, आपको लिखना पड़े, क्योंकि कभी भी आपको डिफाइन करने को नहीं आएगा, स्टेटमेंट लिखने को नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी वीडियो देख लो, कितना भी सुन लो, ठीक है। सो वैल्यू जो है इसकी, इट रेंजेस फ्रॉम -L 0 प्लस L, ठीक है। मैं आपको भी समझा देती हूँ कैसे। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में बीच में आप 0 ऐसे लिख देते हो, धोखे से लिख देते हो। ग्राफ में एक साइड होता है, लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू, एक तरफ लिखा जाता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही होता है आपका ml की वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको जो ml की वैल्यू है वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, नेगेटिव से लेकर 0 भी इंक्लूड होगा, कहाँ तक, पॉजिटिव तक। कैसे, एग्जाम्पल देखो आप। वैल्यू कहाँ से कहाँ, इधर अपन नेगेटिव लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव, ये होता है आपका 0, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको क्या बोला, क्या होगा, आपकी ml की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सारे क्वांटम नंबर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब जो m है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, l पे डिपेंड करेगा, तभी तो अपन उस तरीके से लिखते हैं इसको ml करके, डिपेंड्स ऑन l, ठीक है। ओके, अब आप इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। l इज इक्वल्स टू 0, l की वैल्यू दी है 1, l की वैल्यू दी है 2 और l की वैल्यू दी है 3। बढ़िया बात। l की वैल्यू अगर 0 है तो अगर मैं शेप पूछूं तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, याद रहेगा ना क्या क्या है, S P D F। आप ये मत सोचना कि गिनती तो भाई 1-2 से शुरू होती है, 0 को छोड़ दो तो निपट जाएगा सब, ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब हमको लिखना है m की वैल्यू, हमने बोले m की वैल्यू l पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वैल्यू रेंज करेगी माइनस से प्लस तक। 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर m भी 0 रहेगा, मैं यहाँ पे m लिख रही हूँ तो आप ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या होगी, देखो 1 है, कहाँ से शुरू होगा, क्या बोली मैंने आपको, शुरू कहाँ से होगा, -L 0 प्लस L तक एंड करेगा। -L, यहाँ से यहाँ नहीं भगते हो, अब यहाँ से यहाँ लिखना है आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखना है, तो ये हो जाएगा -1 0 प्लस 1, ठीक। यहाँ देखो 2 है, -2 से शुरू कर दो, -2 के बाद आता है -1 0, फिर क्या आएगा +1 +2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको लिखते समय, ठीक है। L की वैल्यू में जो नंबर दिया होगा उसमें माइनस लगा के लिखना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन जब 0 की इस तरफ आओगे तो 1 से शुरू करना, ठीक है।
अब l की वैल्यू अगर 3 है तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब देखो हमको क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी बताएगा कितने हैं भैया, कितने क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है, एक सब शेल में, गिवन सब शेल में कितने हैं। तो यहाँ का अगर देखा जाए तो 0, यहाँ पर कितने, यहाँ पे 0 है मतलब कितना है, 1 है। यहाँ पर कितने काउंट करो, 1 2 3। अभी मैं आपको बता रही हूँ ये क्या, इसमें कुछ नई बात क्या हो गई, कोई कंफ्यूजन, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलो 5, ठीक है 5, इसको काउंट करेंगे, ये टोटल है 7। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये भी बताया कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं गिवन शेल के अंदर, गिवन सब शेल के अंदर। इस ये जो है ये आपको ये 1 2 3 5 7 जो लिखे हैं, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो एस ऑर्बिटल में एक ही डब्बा बनेगा ऐसा, इसीलिए हमने क्या लिखा, 1 आया था ना आपका, ओके। पी में वैल्यू आई थी 3, तो पी में 3 डब्बे बनते हैं भैया, मतलब कि 3 ऑर्बिटल होंगे पी के, ठीक है। इसके पढ़ेंगे अपन बाद में, अलग अलग होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, एक्सेस के अलॉन्ग, पर अभी पर मैं नहीं बता रही हूँ, पी के लिए बता दी। देखो डी में आपने पढ़े कितना आई वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, 5 आई, 5 वैल्यू आई थी टोटल, 5 वैल्यू मतलब कि डी के लिए बनते हैं 5 डब्बे। आप अभी डब्बों से समझो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। एफ में आपने बनाए 7, मतलब कि एफ के अंदर होंगे 7 डब्बे, 7 खांचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बता दिया कि आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, क्योंकि आपको पता चल गया कि k में, l में, m में, किस में। l जो है वो आपको क्या बता दिया, l बता दिया आपको सब शेल, ठीक है, s है, p है, d है, क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n बता दिया आपको क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद भी एक ऑर्बिटल होता है आखिरी, स्पिन क्वांटम नंबर। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी एटम का अगर आप क्वांटम नंबर निकालेंगे तो उसके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक, लेकिन जो आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर है उससे अगर कंपेयर करने बैठेंगे तो आप कभी नहीं कह सकते कि चारों क्वांटम नंबर सेम, ये कभी सेम नहीं होगा। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना, गोल गोल स्पिनिंग करना, अपने ही ये इस एक्सिस अपने एक्सिस पे स्पिन करना है। या तो वो स्पिन कर सकता है क्लॉकवाइज, या स्पिन कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज, इसी को बोला जाता है स्पिनिंग। 2 तरीके से स्पिनिंग हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इस 2 तरीके से स्पिन कर सकता है, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि इट एक्सप्लेन्स द स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल। और बुक में आपको बहुत पॉइंट देखने को मिलेंगे कि इट हैज़ नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज स्पिन क्वांटम नंबर की होती हैं। साइंटिस्ट गॉड स्मिथ थे नहीं। तो ये स्पिनिंग जो है अब किस प्रकार से होती है, कैसे वैल्यू लिखी जाती है इसकी स्पिन की, ठीक। स्पिन तो मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, 2 वैल्यू होती हैं इसकी, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, +½ या -½ ठीक है। क्लॉकवाइज प्लस, एंटी मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये -½ ये W, ठीक है। अब देखो, अब क्या समझना जरूरी है कि क्या मैम क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, क्या चटाई बिछा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए।
कि स्पिनिंग जो अपन बोल रहे हैं कि दो वैल्यू होती हैं, प्लस हाफ होती है, माइनस हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वैसे घूम सकता है, क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो मैं आपको डब्बे बनवा रही थी ना, कि बोल रही थी एस में एक होता है, पी में 3 होता है, ठीक है, चलो ठीक है। तो मान लो मैं अभी एक बॉक्स कंसिडर कर रही, एक बॉक्स में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, इस डब्बे के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो मैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपके लिए पी भी ड्रॉ कर रही हूँ, ये पी है, मान लो पी में मैंने बोला 3 है, तो अगर 3 भी होंगे तो इस तरीके से होंगे सब, एक ऊपर की तरफ एरो रहेगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब कि एक एरो ऊपर को हेड करेगा, ठीक है, हमेशा, जिसको आप बोलोगे क्लॉकवाइज, ठीक, और ये जो है इसको आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कभी भी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से नहीं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो सकती, ये गलत है, ना ऐसे हो सकती है ना ऐसे हो सकती है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, यू नो द नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। तो हमेशा ये क्या रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो एक क्लॉकवाइज वाला जो है उसके पास होगा प्लस हाफ और इसके पास होता है माइनस हाफ, ठीक। और यही फिलिंग का तरीका है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग पढ़ेंगे आप, ये इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑर्बिटल में भरा, अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं है, तो उनको इस एरो से बनाया जाता है, ई नहीं लिखा जाता, तो ये जो एरो बनते हैं ना, यही आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक, ओके। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, स्पिनिंग बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मान लो कोई इस तरीके से बॉक्स है और उस बॉक्स में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2। अगर दोनों होंगे तो एक आप ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या इलेक्ट्रॉन दिए है और क्या नहीं दिया है, ओके। इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं स्पिन करता है, मतलब कि उसका जो एक्सेस है, ये अपनी एक्सेस में क्या करता है, स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, ठीक। तो इसकी स्पिनिंग के दौरान क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो क्या जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ये आपको हेल्प करती है मैग्नेटिक फील्ड बताने में, कि स्पिनिंग के दौरान कौन कौन सी ऐसी दो फील्ड या कौन कौन सी फील्ड जनरेट हो जाती है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो दो फील्ड जनरेट हो जाती हैं आपकी स्पिनिंग के दौरान, एक को बोला जाता है डायमैग्नेटिक, ये वर्ड आगे आएंगे और भी पढ़ना पड़ेगा आपको उसके बारे में, इसीलिए आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि आप अगर अभी से सब बराबर लेके चलोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है, स्पिनिंग के दौरान एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर, आई शुड नॉट राइट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताने में, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इससे हम इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पकड़ सकते हैं। कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, डायमैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। डायमैग्नेटिक कब बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए। मैं डब्बा बना रही हूँ आपका, ये हो गया एक डब्बा, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग ओनली एस ऑर्बिटल, एक ही एस ऑर्बिटल भी बन रहा है, एक बॉक्स से ही बता रही मैं, समझ लीजिए आप। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि अगर वो भरा हुआ है तो वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मतलब ऑल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ठीक। और पैरामैग्नेटिक वाली कंडीशन होती है ये, जब इनकम्प्लीट होते हैं या विच इज नॉट फिल्ड, ठीक। अभी भी मुझे पता है आपको डाउट है कहीं कहीं पे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हमेशा याद रखें। डायमैग्नेटिक क्या रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, और कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा या हाफ फिल्ड रहेगा। जैसे कि मैं क्या कहना चाहूँ, ये बनाया हमने एस ऑर्बिटल, ठीक है। मैं एस ऑर्बिटल में बोली तो आप समझ गए कि अगर ये वाली कंडीशन है तो आप बोल रहे हो कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। मान लो अगर अपन पी ड्रॉ किए होते, ठीक
ये वाली कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है। आपको दिख रहा है एक ही भरा बाकी दो खाली, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ये है कि आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं, वो अभी अपन आगे जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये जो बॉक्स हैं, जब इन एक पर्टिकुलर में एक की बात कर रहे हैं, ये इसकी, ठीक है, इसमें अगर इसकी बात की जाए तो अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर फील्ड है तो क्या है भाई, डायमैग्नेटिक कंडीशन है। और अगर फील्ड नहीं है, ये वाली कंडीशन है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट वाली कंडीशन है, तो मतलब कि वो पैरामैग्नेटिक है। फील्ड है मतलब कि डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको सिर्फ एक एक को नहीं लेना, पहले मैं एक डब्बे को देखूं, फिर दूसरे को देखूं, तीसरे को देखूं। ये मैंने पी ऑर्बिटल, ये अपन ने ड्रॉ की है एस ऑर्बिटल। एस में एक ही बॉक्स बनता है हमेशा। पी के लिए देखो, सिंपल भाषा में बोल रही हूँ आपकी भाषा में, एस ऑर्बिटल में 3 डब्बे बनेंगे आपके, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जरूरी नहीं है कि एक भरा है तो आप बोलोगे कि ये वाला डायमैग्नेटिक है, बाकी दो पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल नहीं, आपको पूरे को एक साथ लेके देखना है। आप ये कहोगे कि जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक वाली कंडीशन। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, अब एक और वर्ड में लिखना चाहूंगी आपके लिए, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फिर अलविदा लेते हैं अपन इस टॉपिक से। डायमैग्नेटिक, रिपेल्ड, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आजकल तो आप लोग नाग नागिन है भैया, फोटो खींच के बैठ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक की फोटो मत खींचिए, उसको जो भी पढ़ा है, अब उसको जो भी समझ में आया, आपको 5% भी समझ में आया 100 में से, तो आप उसको लिखो। ठीक है, कुछ नहीं, 2 वर्ड याद आ जा रहे, डायमैग्नेटिक, वो भी लिखो, क्योंकि जब तक कॉपी में लिखिएगा नहीं, वो दिमाग की फ्लॉपी में बैठेगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताना आपको जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो चीज, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था, नेक्स्ट एम ये था कि हम ये पता करें कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एटम में, सेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो 1925 में, समझ रहे हैं आप ये बात, कि पहले तो भैया क्या पढ़ा गया, क्वांटम नंबर पढ़ा गया, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट, फिर हमको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो 1925 में, 1925 में पॉलीज ने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या दिया देख लेते हैं। पॉली का स्टेटमेंट था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। शब्दों को समझिए कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम में ये कंडीशन नहीं होगी कि उसके सारे के सारे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी हो। बिल्कुल नहीं हो सकते। आपके 3 जो क्वांटम नंबर हैं, मतलब कि क्या क्या सेम हो सकते हैं, सेम हो सकता है आपका शेल, मतलब कि आपकी n की वैल्यू सेम हो सकती है, सब शेल मतलब आपकी l की वैल्यू सेम हो सकती है, और ऑर्बिटल जो बताता है मतलब कि आपका m, ये 3 वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन जो चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, इट कैन नॉट बी सेम। स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर ये 3 वैल्यू सेम है तो ये अलग होगी। ठीक है, हम नहीं बोल सकते कि ये जो चौथी वैल्यू है वो भी सेम होगी। ठीक है, तो यही पॉलीज का स्टेटमेंट था, यही उनका प्रिंसिपल था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे आपको पता ही है, अगर मैं s के लिए लिख दूं, ये अगर मैंने लिख दी +½ ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -½ अलग है भैया, डिफरेंट है। दिख रहे हैं आपको, सेम है डिफरेंट है। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है, आपको मैंने अभी समझाया था। एक हो सकती है फुली फिल्ड वाली कंडीशन और दूसरी हो सकती है हाफ फिल्ड वाली कंडीशन। ठीक, तो ये कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो दिस इज द Pauli's exclusion principle which explains about the distribution of electron on the basis of quantum number.
तो आपको ये समझाया कि कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक डिफर कर जाएगा और वो कौन सा डिफर करने वाला है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफर करने वाला है। एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l। n की वैल्यू आपको दिया है, अब n की वैल्यू को देखते हुए आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, n की वैल्यू 3, l निकालना है आपको, l क्या करना है, निकालना है, आपसे पूछ रहा है l क्या होगा। आपको याद होगा अपन ने क्या लिखे हैं कि l की वैल्यू जो है वो कहाँ क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है, 0 से लेकर n-1 तक। अगर कुछ ना याद आए तो ये तो खैर जनरल है और ये करते करते आपको आ जाएगा। तो n की वैल्यू 3, मतलब l की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 3 वैल्यू आएंगी l की। l इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। अब मान लो आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, अब आपको दिया है l की वैल्यू दे दी है मान लो, ठीक है। अब आपको दे दी है l इज इक्वल्स टू 3 है और आपसे ये पूछ रहा है कि, ठीक है, l की वैल्यू दी हुई है, अब आपसे ml पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे। आपको पता है, हमने लिख लिया सोल्यूशन में कि l गिवन है कितना, 3 है, ठीक। अब l 3 है तो वैल्यू जो है m की क्या क्या हो सकती हैं, ठीक। आपको याद होगा मैंने आपको बताई हूँ, एक्सेस वाला ध्यान रखना, माइनस से लेके प्लस तक वैल्यू एंड करेगी, ठीक है। जो भी दिया है वहां से लिखना शुरू कर दो। 3 दिया है, -3, -2, -1, फिर क्या आ जाता है बीच में, 0, फिर क्या आ जाता है 0 के बाद, +1, +2, +3। आप इस एक्सिस को ध्यान रखना, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हो आप, तो वैल्यू किधर से शुरू होती है, इधर से आप माइनस से जब लिखना शुरू करोगे तो जो भी गिवन वैल्यू है, मतलब l की वैल्यू जो भी दी है उसको उठा लो और वहां से माइनस लगाना शुरू कर दो, -3 में उल्टा चलते जाना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, l इज इक्वल टू 3। अब देखो l इज इक्वल टू 3 है, टोटल कितनी वैल्यू काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। l इज इक्वल टू 3 मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सबशेल है, f सबशेल है, और f में आपको पता है कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 7, और ये 7 आ गए अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4f सबशेल, राइट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑल द क्वांटम नंबर। गिवन क्या है, 4f आपको दिया हुआ, 4f इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, 4 जो है वो क्या है, ये n है। कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा रहता है किसी भी अल्फाबेट के आगे तो वो n की वैल्यू रहती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n इज इक्वल्स टू 4। f को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, f है मतलब कि l की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं भी याद करोगे तो सीधी सी बात है n-1 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो l की वैल्यू, f को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है l की, 3 यहाँ पे दिया है तो 0, 1, 2, ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका, m क्या हो जाएगा, m किसको देख के आपको फाइंड आउट करना है, m आपको l को देख के फाइंड आउट करना है, n को नहीं। m जो है वो किससे रिलेटेड है, l से रिलेटेड है। l कितना है, 3, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, 7 वैल्यूज आ गई। l इज इक्वल टू 3 मतलब कि f ऑर्बिटल है और f में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ड्रॉ करते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। f का कोई कैटेगराइजेशन अभी इतना दिया नहीं गया है तो आप इतना समझ लो, इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन क्वांटम नंबर में आपसे पूछेंगे और आपको दिया रहेगा, कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगी मैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करना, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।